दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एयर फ्रांस 447 अचानक एटीसी के रडार से गायब हो गया। किसी भी तरह का कोई भी सिग्नल नहीं मिला और ना ही कोई इंजन फेलियर होने का वॉइस मैसेज और ना ही डैमेज की कोई शिकायत। फिर भी अचानक ये प्लेन कैसे गायब हो गया? क्या हुआ था इस प्लेन के साथ और क्यों कई सालों तक ये हादसा एक मिस्ट्री बन के रह गया था? और 3 साल बाद एक मौजज़ा हुआ जिसने सारी मिस्ट्री से पर्दाफाश करके रख दिया। आज की इस वीडियो में हम फ्लाइट 447 की मिस्टीरियस हादसे के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके पीछे होने वाले हकायक के बारे में। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 31 मई 2009 में ब्राजील के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात 10:30 पर पेरिस के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में टोटल 288 लोग सवार थे और ब्राजील से पेरिस जाने में लगभग 10 घंटे का वक्त लग जाता है और एयर फ्रांस 447 लगभग 3 घंटे का सफर कर चुका था। एटीसी लगातार राब्ते में थी। ये प्लेन अब समुद्र के बीचों बीच पहुंचने वाला था और तभी एटीसी का राब्ता प्लेन से डिस्कनेक्ट हो गया। समंदर के बीचों बीच प्लेन से राब्ता टूटना नॉर्मल बात है क्योंकि आमतौर पर ऐसी जगहों पर प्लेन्स एटीसी की रेंज से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समुद्र के पार सेनेगल भी प्लेन से राब्ता नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसका रेंज भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में सेनेगल एटीसी बस इंतजार कर सकता था कि कब प्लेन रेंज में आएगा और हम दोबारा से इससे राब्ता कर पाएंगे। दोस्तों टाइम गुजरता गया और करीब आधे घंटे बाद भी प्लेन से दोबारा राब्ता नहीं हो पाया। प्लेन की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके फाइटर प्लेन्स को इस एरिया में छानबीन करने के लिए भेजा गया। सुबह होते होते प्लेन के कई सारे मलबे मिलना शुरू होने लगे। ये प्लेन मिस्टीरियस तरीके से क्रैश हो चुका था। फ्लाइट 447 के आने के इंतजार कर रहे पैसेंजर के रिलेटिव्स को ये पता ही नहीं चला कि आखिर क्या हुआ है और इन्हें समझाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। आखिर अचानक प्लेन क्रैश कैसे हो गया? इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 टीम्स को सिलेक्ट किया गया। पहला ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए और दूसरा प्लेन की डेड बॉडीज और लाशों को रिकवर करने के लिए। हर दिन डेड बॉडीज को निकाल कर इसके घर वालों को आखिरी रसूमात अदा करने के लिए सौंप दिया जा रहा था। 16 दिन के रेस्क्यू मिशन के बाद भी 288 लोगों में से सिर्फ 50 लोगों की डेड बॉडीज को ही रिकवर किया जा सका। बाकी बचे लोग और प्लेन का ब्लैक बॉक्स सब कुछ समुद्र की गहराइयों में खो चुका था और इस गहराई तक इन्वेस्टिगेशन की टीम भी नहीं पहुंच पा रही थी। समुद्र की गहराई में जाकर ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल किया गया। ये सबमरीन्स ब्लैक बॉक्स से निकलने वाली सिग्नल्स को डिटेक्ट करके इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि ब्लैक बॉक्स सिर्फ 30 दिनों तक ही सिग्नल्स भेज सकता था। अगर 30 दिनों के अंदर इसे नहीं ढूंढा गया तो बाद में इसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। दिन गुजरता गया। हर रोज समुद्र में छानबीन करने के बाद भी रोज की तरह इन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता था और फाइनली लगभग 12 महीने की खोजबीन के बाद 7000 स्क्वायर किलोमीटर छान मारने के बाद भी ब्लैक बॉक्स को कहीं भी ढूंढा नहीं जा सका। टाइम के साथ साथ अब उम्मीदें भी खत्म होने लगी थी। इस वाक़े के 3 साल बाद अप्रैल 2011 को एक प्राइवेट टीम WHOI को मिशन के लिए तैयार किया गया और इस टीम ने एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया। इसने अपनी टेक्नोलॉजीज की बदौलत सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। उन्हें पता था कि समुद्र के अंदर छानबीन करने का कोई फायदा नहीं है। घास फूस धूल मिट्टी में ये ब्लैक बॉक्स कहीं दब गया होगा। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे अंडर वाटर डिवाइसेस को समुद्र के अंदर भेजा जो फुली ऑटोमेटिक थे और इसे रिमोट से कंट्रोल भी किया जा सकता था। इन डिवाइसेस की खास बात ये थी कि ये समुद्र की सतह को स्कैन कर सकते थे और एक मैप भी तैयार कर सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे सैटेलाइट मून को स्कैन करके उबड़ खाबड़ जगहों का पता लगा लेता है। कुछ दिनों बाद स्कैन की गई पिक्चर्स में प्लेन का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर दिखाई दिया और फौरन वहां पर खोजी दल को भेजा गया और थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद फ्लाइट का डाटा रिकॉर्डर और वहां का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों को ही 3 साल बाद रिकवर कर लिया गया था। और हैरानगी की बात तो ये थी कि उन्होंने सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला था। 3 साल बाद अब वक्त आ चुका था कि इस मिस्ट्री से पर्दाफाश किया जाए। ब्लैक बॉक्स ने जो कहानी सामने रखी उसने इन्वेस्टिगेशन की सोच ही बदल कर रख दी। तो आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की कहानी। इस केस स्टडी में इस कहानी की शुरुआत करते हैं उड़ान के 3 घंटे बाद से, जब ये प्लेन ब्राजील से एटीसी के राब्ते से बाहर हो गया। एटीसी को यही लग रहा था कि ये प्लेन हमारी रेंज से बाहर चला गया होगा। वहीं समंदर की दूसरी तरफ पेरिस की एटीसी का कांटेक्ट भी इससे मुनक़ता हो गया था। उन्हें भी यही लग रहा था कि कुछ ही मिनट्स के बाद हम प्लेन से दोबारा राब्ता बहाल कर लेंगे। पर फ्लाइट 447 असल में एक भयानक मुसीबत में फंस चुका था। ये प्लेन तूफानी बादलों के बीच फंस चुका था। हालांकि प्लेन में वेदर रडार भी होता है जो मौसम की जानकारी पायलट्स को
को बताता है, पर ये रडार सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, प्लेन को प्रोटेक्शन नहीं। अब क्योंकि ये एक प्लान था, सड़क पर चलती कोई गाड़ी नहीं कि आगे रास्ता खराब है तो गाड़ी को रोककर बैक गियर लगा के इसको पलटी कर लिया जाए, लेकिन ये एक प्लान था, इसके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर ये एक बार तूफानी बादलों में घुस जाए तो किसी भी तरह से इसका सामना करना ही पड़ता है। बात करें वेदर रडार की तो ये पहले ही इन्फॉर्म कर देता है तूफान में मौजूद वाटर ड्रॉप्स को डिटेक्ट करके, और पायलट को डिस्प्ले पर दिखा देता है कि आगे मौसम खराब है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि पायलट को तूफान के बारे में कितनी देर पहले पता चलता है। आखिर इस वेदर रडार का रेंज क्या होता है? यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक प्लेन तूफान को कितनी दूरी से देख सकता है ये डिपेंड करता है एंटीना की पावर पर और जमीन के कर्व पर। सपोज करो ये हमारी अर्थ है और ये आपका प्लेन है। अगर आप प्लेन की नोज को ऊपर की जानिब पॉइंट करते हो तो हो सकता है कि आपको ऊपर तारे दिखाई दें या फिर एलियन दिख जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसे थोड़ा सा और नीचे पॉइंट करते हैं तो हो सकता है कि आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिख जाए। अगर थोड़ी और नीचे नोज करते हैं तो आपको सैटेलाइट मिल जाए। लेकिन अगर आप अर्थ के कर्वेचर पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आप पॉइंट करते जाएंगे वैसे वैसे रेंज कम होती चली जाएगी। बेशक फ्लाइट 447 के पायलट्स को पहले ही पता लग गया होगा कि बादलों के अंदर मूव करने वाले हैं, पर उस वक्त कोई चारा नहीं बचता जब चारों तरफ बादल ही बादल हों। फ्लाइट 447 अब बादलों के बीच घुस चुका था और बादलों में होता है ढेर सारा पानी, जो कि -40 डिग्री के टेम्परेचर पर आसानी से फ्रीज हो सकता है। अब तक तो प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था, सिर्फ ATC से राब्ता ही टूटा था, पर इसकी अभी जरूरत भी नहीं थी। कुछ मिनट्स बादलों के बीच उड़ान भरने के बाद अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें बर्फ के टकराने की थी। इस प्लेन को लगभग 10 घंटे का उड़ान भरना था और इसीलिए प्लेन में 3 पायलट्स मौजूद थे। प्लेन का सबसे एक्सपीरियंस पायलट 3 घंटे ऑलरेडी उड़ा चुका था और इसीलिए वो रेस्ट करने के लिए चला गया था। अब प्लेन का कंट्रोल को पायलट के हाथों में था, जिसका एक्सपीरियंस दोनों पायलट से कम था। रात का टाइम था, फिर तूफान, फिर बर्फ के टकराने की आवाजें। इन सारी घटनाओं से को पायलट पैनिक होने लगा था, पर डरने की बात अभी तक भी नहीं थी, क्योंकि जब तक ऑटो पायलट पर प्लेन उड़ रहा था तब तक सब ठीक चल रहा था। तूफान के दरमियान से भी प्लेन उड़ सकता था। रही बात बर्फ की तो इसका कोई भी इलाज नहीं था। ये बर्फ के टुकड़े इन सेंसर्स को फ्रीज करने लगे जो ऑटो पायलट को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते थे, जैसे कि कितनी तेजी से हवाएं चल रही हैं, एंगल ऑफ अटैक क्या है, प्लेन की नोज पोजीशन सही है या फिर नहीं, प्लेन का एटीट्यूड क्या है। ये सारे के सारे सेंसर्स फ्रीज होने लगे थे, जिसकी वजह से प्लेन में चाहे ही दो ऑटो पायलट्स हो, लेकिन उन्हें इंफॉर्मेशन भी उन्हीं सेंसर से ही मिलती है। दोस्तों, क्योंकि ऑटो पायलट्स के पास अपनी आंखें तो नहीं होती, लेकिन ये इन्हीं सेंसर की मदद से ही जहाज को एनवायरनमेंट के लिहाज से उड़ाते हैं। अगर ये सेंसर ही खराब हो जाएंगे तो ऑटो पायलट खुद ही अंधा हो जाएगा। लेकिन सेंसर के फ्रीज होने के बाद प्लेन का बैलेंस डिसएंगेज हो गया, जिसकी वजह से प्लेन कभी राइट की तरफ मुड़ रहा था, कभी लेफ्ट की तरफ रोल कर रहा था। को पायलट प्लेन की रोलिंग को स्टेबल करने में लगा हुआ था। करीब 3-4 मिनट्स ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद को पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने स्टैटिक को पीछे की तरफ खींच दिया, जिसकी वजह से प्लेन का नोज ऊपर की तरफ चला गया और फिर प्लेन का एटीट्यूड लगातार तेजी से बढ़ने लगा। जब भी प्लेन का एटीट्यूड बढ़ता होता है तो ऑलमोस्ट 2000 से 3000 पर मिनट की स्पीड से प्लेन ऊपर की तरफ होता है। लेकिन फ्लाइट 447 7000 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जा रहा था, वो भी तूफानी बादलों से होते हुए। प्लेन का एंगल ऑफ अटैक 30 डिग्री तक जा पहुंचा और ये खतरे की सबसे पहली घंटी थी। एंगल ऑफ अटैक बढ़ने से, यानी कि प्लेन के नोज के ऊपर उठने की वजह से विंग्स में लिफ्ट मिलना बंद हो गया और तेज हवाओं के बढ़ने से प्लेन ड्रैग भी बढ़ने लगा, जो प्लेन की स्पीड को स्लो करने की कोशिश करने लगा। को पायलट पहले ही कंफ्यूज था और काली अंधेरी तूफानी रात में प्लेन का एटीट्यूड, प्लेन की स्पीड, प्लेन का ऑटो पायलट, प्लेन में बर्फ के टकराने की आवाजें और इन घटनाओं की वजह से को पायलट पहले ही डरा हुआ था। और फिर एक और मुसीबत सामने आ गई थी कि प्लेन का अलार्म बजने लगा। दोस्तों, अगर प्लेन का नोज ऊपर हो जाता है और इसको लिफ्ट मिलना बंद हो जाती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है पॉजिटिव स्टॉल। और दूसरी जानिब अगर प्लेन का नोज जरूरत से ज्यादा नीचे चले जाए तो इसको नेगेटिव स्टॉल कहा जाता है। फ्लाइट 447 अब स्टॉल कंडीशन में जा चुका था। को पायलट ने कहा कि प्लेन मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब दूसरे पायलट ने प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पर उन्होंने एक सही डिसीजन लिया कि उन्होंने प्लेन के नोज को डाउन करने के लिए साइड स्टिक को डाउन करने का फैसला किया, जबकि दूसरा पायलट स्टैटिक को आगे की तरफ मूव कर रहा था। दोनों ही पायलट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। अब प्लेन का कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो गया था कि सुने तो किसकी सुने, पायलट की या फिर को पायलट की। यहाँ पर अलग अलग कमांड होने की वजह
वजह से पायलट की जानिब से किए जाने वाले सही डिसीजन को भी कंप्यूटर कैंसिल किए जा रहा था। पायलट अब प्लेन की नोज को डाउन भी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लगातार प्लेन की स्पीड में कमी होने लगी थी और को पायलट ने तो अभी भी सेट स्टिक को पीछे की तरफ खींच रखा था। अब ना तो पायलट और ना ही को पायलट प्लेन को कंट्रोल कर पा रहे थे। प्लेन की स्पीड लगातार कम होने से और लिफ्ट ना मिलने से ये एक पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। अब यहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन की, जो प्लेन का सबसे एक्सपीरियंस पायलट था, पर अफसोस उसको आने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि प्लेन का स्टॉल अलार्म कभी ऑन हो रहा था और कभी ऑफ हो रहा था, और ये इस वजह से हो रहा था कि उसका सेंसर कभी चल पड़ता था और कभी ऑफ हो जाता था, और जब ऑन होता था तो बताने की कोशिश करता था कि प्लेन स्टॉल कंडीशन में जा चुका है, लेकिन फिर बर्फीले तूफान ने इस सेंसर को ब्लॉक कर दिया था और दोबारा से स्टॉल वार्निंग अलार्म बंद हो जा रहा था। कैप्टन के पास पहले चैलेंज था नोज को डाउन करने का, तभी प्लेन को बचाया जा सकता था। अब प्लेन का नोज और बढ़कर 40 डिग्री पर पहुंच चुका था, लेकिन कैप्टन के आने के बाद पायलट को यह एहसास हुआ कि वो साइड स्टिक को पीछे की तरफ खींच के बैठा हुआ था और इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। पर गलती का एहसास होते होते बहुत देर हो चुकी थी। अब प्लेन का स्पीड बेहद आहिस्ता हो चुका था। ये प्लेन अब फ्लाई नहीं कर पा रहा था और ना ही ग्लाइड कर पा रहा था, लेकिन ये एक पत्थर की तरह बेजान होकर नीचे गिर रहा था। ये अलार्म मौत की आखिरी घंटी थी। ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन जमीन के बहुत करीब आ जाता है और ये अलार्म बताता है कि प्लेन को ऊपर ले जाओ, नहीं तो ये जमीन से टकरा जाएगा। पर फ्लाइट 447 के पायलट्स चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय मौत का इंतजार करने के। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।